नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका खेतरपाल, सह आचार्य भौतिक शास्त्र, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। अपनी बीएससी पार्ट सेकंड की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत करती हूँ। बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर मैं आपको थर्ड पेपर प्रकाशिकी ऑप्टिक्स पढ़ा रही थी। इसके अंदर हम थर्ड यूनिट के अंदर व्यतिकरण इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ रहे थे। हमें पता है कि व्यतिकरण के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि हमारे पास जो इंसिडेंट लाइट वेव्स हैं वो कोहेरेंट होने चाहिए, अर्थात व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के मध्य एक निश्चित कला अंतर होना चाहिए, अर्थात ऐसे स्रोत हो जो कला संबंध स्रोत होते हैं वही व्यतिकरण की घटना दिखाते हैं। तो हमें कला संबंध स्रोत चाहिए। We need coherent sources so as to produce interference. कला संबंध स्रोत उत्पन्न करने के लिए तरीका यह है कि अगर हम एक स्रोत से किसी तरह दो स्रोत उत्पन्न कर ले तो या तो आयाम विभाजन के द्वारा या तरंगांक के विभाजन द्वारा तरंगे उत्पन्न कर ले, तो ये जो उत्पन्न होने वाली तरंगे हैं इनमें एक निश्चित कला अंतर होता है। By division of amplitude or by division of wavefront we can obtain coherent sources. आज अपन जो पढ़ेंगे फेब्री पैरो इंटरफेरोमीटर, इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास ये दो कांच की प्लेटें हैं, ए और बी, समतल कांच की प्लेटें हैं। इन कांच की प्लेटों के बीच सामने वाले जो पृष्ठ है, एक दूसरे के सामने वाले जो पृष्ठ है उनके ऊपर हमने चांदी की परत चढ़ा रखी है, एल्यूमिनियम या चांदी की परत हमने चढ़ाई है, ताकि इसके ऊपर जो लाइट गिरे उसका 75% पार्ट रिफ्लेक्ट हो और बाकी रिमेनिंग जो पार्ट है वो ट्रांसमिट हो जाए। अब इसमें से ए प्लेट जो है वो स्टेशनरी है और दूसरी प्लेट बी जो है उसको हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं, और कितना डिस्टेंस हमने मूव किया है वो इसके साथ में एक स्केल लगा हुआ है, उससे हम डिस्प्लेसमेंट नाप सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर हमने एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लिया है। एक्सटेंडेड ब्रॉड लाइट सोर्स हम काम में लेंगे। विस्तृत प्रकाश स्रोत एस हमने लिया है। इससे जो प्रकाश निकलेगा उसको फोकस करने के लिए हमने सामने लेंस लगा रखा है, लेंस L1। लेंस L1 से फिर प्रकाश ए प्लेट के ऊपर आएगा। ए प्लेट और बी प्लेट के मध्य यहाँ पर ये समान मोटाई की वायु की फिल्म बन रही है। तो समान मोटाई की वायु की फिल्म जो बन रही है, इसके बीच में यहाँ पर परावर्तन और पारगमन की प्रक्रिया होगी। There will be a multiple reflection and refraction between plate A and B. अब हमारे पास जो किरणें यहाँ से आएंगी उनको फोकस करने के लिए हमने दूसरा लेंस L2 लगा रखा है। L2 लेंस इनको फोकस करके बिंदु की P के ऊपर लाता है। यहाँ पर ये व्यतिकरण हमारा घटना हुई है, जिसको देखने के लिए हम टेलीस्कोप दूरदर्शी को काम में लेंगे। जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनती हैं वो सर्कुलर फ्रिंजेस हमें मिलती हैं, वृत्ताकार फ्रिंजें हमें प्राप्त होती हैं। ये वाली जो फ्रिंजें हमें मिल रही हैं, अपन ने अपने पिछले लेक्चर में माइकलसन व्यतिकरण मापी के बारे में पढ़ा था। माइकलसन व्यतिकरण मापी में भी वृत्ताकार फ्रिंजें बनती हैं। तो ये जो फ्रिंजें बन रही हैं ये माइकलसन व्यतिकरण मापी से जो उत्पन्न फ्रिंजें हैं उनके जैसी ही होती हैं।
पर इनकी इंटेंसिटी ज्यादा है। इनकी तीव्रता माइकलसन व्यतिकरण मापी से उत्पन्न फ्रिंजों से अधिक होती है। अब हम इनकी तीव्रता का जो वितरण है उसका मान अपन निकालेंगे। उसका मान निकालने के लिए यहाँ पर ये जो चित्र है इसके अंदर हमने ये जो पृष्ठ है ये प्लेट ए है और ये जो दूसरा पृष्ठ है ये हमारी प्लेट बी है। इन दोनों प्लेट ए और बी के बीच में ये हमारे पास समान मोटाई की वायु की फिल्म है जिसकी की दूरी थिकनेस हमने मानी है डी के बराबर। अब यहाँ पर एक स्रोत हमने माना हुआ है एस। स्रोत एस से जो प्रकाश आ रहा है उसका 75% तो रिफ्लेक्ट हो रहा है और बाकी पार्ट इसमें से ट्रांसमिट हो रहा है। तो परावर्तन और पारगमन के लिए तीव्रता के जो गुणांक है उनको मान रही हूं मैं कैपिटल आर से। परावर्तन गुणांक रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है और कैपिटल टी है मेरा ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, पारगमन गुणांक है। और हमें पता है कि आयाम और तीव्रता में संबंध होता है, तीव्रता समानुपाती होती है आयाम के वर्ग के। तो हमारे पास परावर्तन और पारगमन के लिए आयाम के गुणांक हो जाएंगे √r और √2 times. That means the coefficient of reflection for a wave which is reflected will have an amplitude √r times and will have an amplitude of transmission √t times. आपतित किरण इंसिडेंट रे है मेरे पास sp1, ये A प्लेट के ऊपर आती है। यहाँ पर आने के बाद आयाम का विभाजन होता है, दो भागों में बट जाएगी। कुछ भाग तो ये हमने दिखाया है P1R1 ये रिफ्लेक्टेड रे है, बाकी दूसरे माध्यम के अंदर ट्रांसमिट हो गया। मैं इस आपतित किरण का आयाम मान रही हूं स्मॉल ए। लेट द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव इज स्मॉल ए। अब तो हमारे पास यहां से √r है परावर्तन का आयाम का गुणांक। तो परावर्तित किरण P1R1 के लिए आयाम कितना हो गया a√r। ऐसे ही जो पारगमित किरण है P1C1 इसका आयाम कितना हो गया a√t। अब C1 बिंदु के ऊपर फिर यही घटना होगी, कुछ भाग परावर्तित होगा जो कि है C1P2, बाकी का भाग पारगमन हो जाएगा C1T1 के रूप में। तो हमारे पास ये जो परावर्तित किरण है C1P2 इसका भाग अब कितना आ गया, यहां पर था ये भाग a√t, वापस रिफ्लेक्ट हुआ तो ये कितना हो गया a√tr। यहाँ ये दूसरे माध्यम में ट्रांसमिट हो गया तो ये हो गया a√tr मल्टीप्लाइड बाय √t, अर्थ है a/t√tr। इसी तरह हम हमारी परावर्तित किरणें और पारगमित किरणों का आयाम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने P1R1, P2R2 ये हमारी रिफ्लेक्टेड रेज हैं, इनके साथ में ही हमने उनका आयाम दर्शाया है। और हमारी जो पारगमित किरणें हैं ट्रांसमिटेड रेज हैं, इनको हमने डिनोट किया है C1T1, C2T2 इस तरह से आगे, और इनका ये आयाम है AT, ATR, इस तरह से ये आगे बढ़ रहा है। अब हमने एक स्रोत काम में लिया है S और ये किरणें एक ही स्रोत से उत्पन्न हुई हैं। तो ये हमारी स्रोत से जो एक ही स्रोत से उत्पन्न हुई तरंगे हैं ये कला संबंध स्रोत की तरह काम करेंगी और ये अध्यारोपित होकर के हमें व्यतिकरण का प्रभाव देंगी। अब प्लेट A और B के बीच में एक समान मोटाई की फिल्म बन रही है।
समान मोटाई की जब फिल्म बनती है तब किरणों के मध्य जो पथांतर का मान है वह मान होता है डेल्टा बराबर 2 पाई बाय लैम्डा 2d cos r। ये हमारे पास पथांतर का मान आ गया। लैम्डा मेरे पास ये जो हमने प्रकाश किरण S से मानी है, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स जो हमने माना है, उसकी तरंग दैर्घ्य हमारे पास लैम्डा के बराबर है। और R ये वाला कोण है, आपतित किरण I थीटा कोण बना रही है, आपतन कोण है। R मेरे पास यहाँ पर परावर्तन कोण है। मैं मान रही हूं कि मेरी ये जो आपतित किरण है, आपतित तरंग को हम दर्शा रहे हैं y बराबर a e रेज टू पावर आयोटा ओमेगा t से। a हमने आयाम माना हुआ है। अब यहाँ पर परावर्तन और पारगमन की घटना हो रही है। हम हमारी पारगमित किरणों को देख रहे हैं। पहली पारगमित तरंग है मेरे पास C1 T1। पारगमित किरण के लिए आयाम है मेरे पास a t के बराबर। आपतित किरण थी a t e रेज टू पावर आयोटा ओमेगा t। यहाँ पर मेरे पास जब ये प्लेट के ऊपर टकराती है तो C1 बिंदु के ऊपर कला अंतर उत्पन्न हो जाता है फाई के बराबर। तो मैंने इसीलिए पहली किरण को रिप्रेजेंट किया है y1 बराबर a t e रेज टू पावर आयोटा ओमेगा t माइनस फाई। अब दूसरी तरंग के लिए जिसका कि आयाम है ATR, यहाँ पर ये C1 और C2 के मध्य, यहाँ से पहले ये C1 P2 की तरफ गई, फिर P2 से C2 की तरफ आई और पारगमन हो रहा है C2 T2 के रूप में। तो हमारे पास एक कला अंतर उत्पन्न हो रहा है जिसको कि मैं लिख रही हूं डेल्टा के द्वारा। ये हमने इसको प्रदर्शित किया है दूसरी तरंग को y2 बराबर ATR e रेज टू पावर आयोटा ओमेगा t माइनस फाई माइनस डेल्टा। इसी तरह आगे वाली तरंगों के लिए भी हम लिख सकते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी बिंदु P के ऊपर हमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो हमें इंडिविजुअल वेव का डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम करना पड़ेगा। अर्थात हमें परिणामी विक्षोभ निकालने के लिए प्रत्येक तरंग के विक्षोभ को वेक्टर सम के रूप में लिखना होगा। तो y बराबर आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस, इसी तरह आगे इन सब के मैंने मान रख दिए, कॉमन फैक्टर ले लिया, e रेज टू पावर ओमेगा टी आयोटा ओमेगा टी माइनस फाई कॉमन है, ये मेरी टर्म रह गई। अब इस ब्रैकेट टर्म के अंदर AT भी मेरा कॉमन है, ये कॉमन फैक्टर मेरा बाहर आ गया। ये रिमेनिंग फैक्टर को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। तो ये मेरे पास P बिंदु पर परिणामी विक्षोभ का मान आ गया। आयाम का मान कितना आ गया? A बराबर AT अपॉन 1 माइनस R e रेज टू पावर आयोटा डेल्टा। इसी तरह A स्टार का मान हम निकाल सकते हैं। A स्टार का मान हमने क्यों निकाला है? क्योंकि हमने तीव्रता का आयाम का मान निकाला है, तो हमारे पास परिणामी आयाम आ जाएगा A स्टार के बराबर। इसका मान हम दोनों को गुणा करके लिख सकते हैं। ऊपर तो आ गया A स्क्वायर T स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस R स्क्वायर माइनस R, कॉमन ले लिया हमने, अंदर रह गया e रेज टू पावर आयोटा डेल्टा प्लस e रेज टू पावर माइनस आयोटा डेल्टा। इसको मैंने कॉस की फॉर्म में खोल लिया है। अब इस फैक्टर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस आर का स्क्वायर प्लस 4R साइन स्क्वायर डेल्टा बाय 2। तो यहां से इसको हल करें
तो ये हमारे पास परिणामी तीव्रता का मान आ रहा है। अब कंडीशन लगा सकते हैं हम ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। ब्राइट फ्रिंजेस के लिए साइन स्क्वायर डेल्टा बाय 2 0 है, तो तीव्रता का मान अधिकतम होगा। तो हमारे पास यहां से अधिकतम तीव्रता का मान आ गया a स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस r का स्क्वायर। तो कंडीशन हो गई साइन डेल्टा बाय 2 0 बराबर 0 से डेल्टा का मान आ गया 2n पाई के बराबर। इसी तरह डार्क फ्रिंज के लिए साइन स्क्वायर डेल्टा बाय 2 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहां से मिनिमम इंटेंसिटी का मान आ गया a स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस r का स्क्वायर। तो डार्क फ्रिंज की कंडीशन भी हमने यहां से निकाल ली। अब हमें पता है कोई भी प्रकाश किसी भी सतह के ऊपर आके टकराता है तो उसका कुछ भाग पारगमित होता है, कुछ भाग परावर्तित और कुछ भाग अवशोषित भी हो सकता है। यहाँ पर हम माने कि इन प्लेटों A और B से अवशोषण नहीं हो रहा, तो इसका यह अर्थ है कि इनसे सिर्फ परावर्तन और पारगमन की घटना हो रही है। If light falls on a certain surface, then there is a possibility that there will be reflection, transmission and absorption also. And we are assuming that plates A and B are such that there is no absorption. That means there is only reflection and transmission. Then in this condition we will have R plus T is equal 1. यहां से अपने पास आ गया T का मान 1 माइनस R के बराबर। तो हम परिणामी तीव्रता का मान यहां से निकाल लेंगे। I का मान हमें पता है a स्क्वायर 1 प्लस 4r अपॉन 1 माइनस r स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाय 2 रेज टू पावर -1। यहाँ पर a स्क्वायर की जगह मैं लिख रही हूँ I0 और ये जो फैक्टर है 4r अपॉन 1 माइनस r स्क्वायर, इसको मैं लिख रही हूँ कैपिटल F। इस कोफिशिएंट F को हम कोफिशिएंट ऑफ फाइनेस कहते हैं। तो यहां से साइन स्क्वायर डेल्टा बाय 2 अगर 0 के बराबर है तो हमारे पास तीव्रता का मान अधिकतम आएगा, I मैक्सिमम आ गया I0 के बराबर। इसी तरह मिनिमम की कंडीशन हम लिख लें, I मिनिमम आ जाएगा I0 इंटू 1 माइनस R स्क्वायर अपॉन 1 प्लस R स्क्वायर। अब हम ये जो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता आ रही है, इनके मध्य दृश्यता और विपर्यास का मान निकालेंगे। We will find visibility and contrast between these maximum and minimum fringes. कंट्रास्ट क्या होता है? C को हम डिफाइन करते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो। मैक्सिमम इंटेंसिटी I0 है, ये हमारे पास फॉर्मूला मिनिमम इंटेंसिटी का है। तो यहां से C का मान आ गया 1 प्लस R अपॉन 1 माइनस R होल स्क्वायर। तो यहां से अपने को क्लियर है कि अगर अपन परावर्तन गुणांक R बढ़ाएं तो हमारा कंट्रास्ट भी बढ़ेगा। और जो विजिबिलिटी है, दृश्यता है, उसका सूत्र होता है V बराबर I मैक्स माइनस I मिनिमम अपॉन I मैक्स प्लस I मिनिमम। मान रख दें तो V का मान यहां से हल कर दें तो V का मान आ रहा है 2R अपॉन 1 प्लस R स्क्वायर। अगर हम कोफिशिएंट गुणांक ये जो है R, इसका मान 0.75 रखें तो हमारे पास कंट्रास्ट और विजिबिलिटी दोनों हमें मैक्सिमम मिलते हैं। दैट मीन्स अगर R का मान 75% जो हमारी आपतित किरणें हैं वो परावर्तित होती हैं तो हम कंट्रास्ट और विजिबिलिटी मैक्सिमम आ रही है। इसका यह अर्थ है कि हम प्रदीप्त और अदीप्त फ्रिंजों को इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं
और उनकी तीव्रता को भी हम अधिक रहेगी। हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी हमारी जो फ्रिंज है वो दीप्त है और कौन सी फ्रिंज हमारी अदीप्त है। तो यहाँ इस फेब्री पैरो इंटरफेरोमीटर के अंदर हमने आयाम के विभाजन से कला संबंध स्रोत उत्पन्न किए और व्यतिकरण की घटना को अपन ने देखा है। फेब्री पैरो इंटरफेरोमीटर में हमें स्क्रीन के ऊपर वृत्ताकार फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।